Ji Assalamu alaikum class. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture we'll discuss about the markets and competitive space. तो सबसे पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं मार्केट क्या है कि वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट, और कंपेटिटिव स्पेस क्या है बेसिकली वो एरिया या वो स्पेस जहाँ पे दो डिफरेंट ब्रांड्स आपस में compete कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर कर रहा होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि मार्केट्स क्या हैं, उसमें क्या हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे प्लान ऑफ एक्शन क्या हैं, हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट मार्केट को, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड यूज़र को, फिर हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, मार्केट साइज एस्टिमेशन करेंगे, देन वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन अबाउट द फ्यूचर। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने आप को, कोई भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या कोई सर्विस लॉन्च करेगी, दे हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि उसमें वो देखना चाहेंगे क्या उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में नीड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, और जिस मार्केट में हम एंटर हो रहे हैं वहाँ की कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसी है, कि ऑलरेडी कितने ब्रांड्स उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये हमें एक गाइडलाइन देती है, हमें हेल्प आउट करती है हमारी कंपनी के विजन को बनाने में, कि हमने अपने आप को फ्यूचर में किस तरह लेके चलना है, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इन फ्यूचर। तो सबसे पहले जब हम मार्केट स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो चैलेंज क्या है आज के दौर में हमारे पास मार्केट के पास, क्यों मार्केट क्या है, मार्केट आर इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स, टर्बुलेंट एंड इंटररिलेटेड। अब देखें, अब हम ग्लोबली अपने आप को लेके चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते यार ये स्पेसिफिक मार्केट है इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मोबाइल है तो मैं सिर्फ मोबाइल नहीं। इन अ मार्केट आपके मार्केट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि आपके पास न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, आपके पास इनोवेशंस आ रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी मार्केट को चेंज कर रही हैं। सो इज़ एसेंशियल टू डेवलप अ विजन अबाउट हाउ द मार्केट इज़ लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर। तो हमें अपना एक विजन डेवलप करना पड़ेगा कि हमें अपनी मार्केट को किस तरह चेंज, जो मार्केट चेंज हो रही है तो एज ए कंपनी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे अपने आप को चेंज करेंगे। अगर हम पेप्सी, नेस्ले या नोकिया की बात करते हैं, पेप्सी क्या है, देखें पेप्सी एंटर हुआ मार्केट में बेवरेजेस की इंडस्ट्री में। अब देखें बेवरेजेस की इंडस्ट्री में भी है, साथ वो स्नैक्स की इंडस्ट्री में भी है। अब देखें ना, उसके लेस भी आ रहा है, उसका और चीज़ें भी आ रही हैं, सेम एज वो पेप्सी भी लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया कि अगर हमने स्टेबलाइज रहना है मार्केट के अंदर तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सेम एज फॉर द नेस्ले, नेस्ले भी देखें ना, नेस्ले अपना एक पेरेंट ब्रांडिंग कर रहा है, फैमिली ब्रांडिंग कर रहा है, नेस्ले के नेम के साथ वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स को वो डिलीवर कर रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो न्यू न्यू आइटम्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड नोकिया की अगर हम बात करें तो नोकिया ने अपने आप को उस लिहाज से विजनरी डेवलप नहीं किया और वो फ्लॉप हो गया। अब आपके स्मार्टफोन की अगर बात करें, जैसे वो हम अगर उसके सिम्बियन सेट्स की बात करते हैं तो उस टाइम तक हम बात करते थे जी हमने मोबाइल परचेज करना है, वी विल ओनली परचेज अ नोकिया मोबाइल। लेकिन क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने अपने आप को चेंज नहीं किया अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, तो क्या हुआ, वो फ्लॉप हो गया। तो यू हैव टू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जब आप मार्केट को स्टडी कर रहे होंगे तो उस बेस पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई शिफ्ट इन वैल्यू रिक्वायरमेंट। अब वैल्यू, सबसे पहले एक पॉइंट आया था कि जी वैल्यू क्या है। जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू बेसिकली क्या है, बेनिफिट्स ओवर कॉस्ट, कि आपको एक प्रोडक्ट से कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उसके ऊपर आप कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है कस्टमर की। तो ये आपने देखना कि कस्टमर के विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट। अगर हम फ़ोन मोबाइल की बात करते हैं तो पहले सिर्फ वीजीए कैमरा आता था, वीजीए के बाद जी 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा आया, अब आपके पास 46 मेगापिक्सल, 68 मेगापिक्सल तक के कैमराज आ रहे हैं। वो क्या पर्पज़ है, क्यों, अब लोगों की वैल्यू रिक्वायरमेंट चेंज होगी। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं हमने वो मोबाइल लेना है, वो स्मार्टफोन लेना है कि जो हमें वो तमाम वैल्यू दे सके जो कि हम एक आम मोबाइल, एक अच्छे मोबाइल से लेना चाह रहे हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कंपेटिटर्स पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग क्या है, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर माइंड। फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कंपेटिटर की क्या पोजीशनिंग इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपेटिटर की पोजीशनिंग को अंडरस्टैंड करना है। देन यू हैव टू गाइड टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग डिसीजन, क्योंकि जब आप चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप देखेंगे कि वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिहाज से आप फिर गाइड कर सकेंगे हमने किस मार्केट या किस सेगमेंट को टारगेट करना है और हमने किस तरह अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पोजीशन करना है ताकि वो मार्केट में अपना शेयर हासिल कर सके, ताकि वो प्रॉफिटेबल आपका प्रोडक्ट और सर्विस हो।
अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है दैट आर आउटसाइड द competitive बॉक्स। अगर हम एक ही ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स को देखते रहेंगे तो हम कभी भी अपने आप को फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर एडवांसमेंट के लिए यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब उसमें आपने देखना होता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे न्यू वेज हैं जिससे हम वैल्यू प्रोपोजिशन कर सकें, न्यू वैल्यू दे सकें अपने कस्टमर्स को। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को देखना है और प्लस हमने देखना है कि हमारी न्यू कस्टमर बेस क्या है। देखिए, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, फॉर एग्जांपल अगर हम आईफोन की बात करते हैं, आईफोन 3 लॉन्च हुआ, 3 लॉन्च होने के बाद अब आईफोन 12 प्रो मैक्स है। अब जो आईफोन का यूज़र है वो उस वक्त से आईफोन को यूज़ कर रहा है, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन कर रहे हैं, वो उस वैल्यू को इन्हांस कर रहे हैं। अगर आज हम कंपैरिजन करते हैं विद आईफोन 3 टू आईफोन 12, तो आपको एक बड़ा मेजर डिफरेंस नज़र आएगा आईफोन 3 में और आईफोन 12 प्रो मैक्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें एडवांसमेंट की है। अब एक तो वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस के लिए वैल्यू, प्लस फॉर न्यू कस्टमर बेस, ताकि आपके जो न्यू कस्टमर, और कस्टमर तो आदमी ज़रूरी नहीं है ना कि जो आईफोन यूज़र नहीं है, हो सकता है पहले वो एंड्रॉयड यूज़र है, तो वो अगर iOS सिस्टम पे आ रहा है तो किस तरह आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सो यू हैव टू थिंक आउटसाइड द कंपेटिटिव बॉक्स। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये मेरे कंपेटिटर है, इसी के लिहाज से मैंने मुकाबला करना है, नहीं। आपने अदर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, न्यू बिजनेस मॉडल्स को देखना है, आपने देखना है कि न्यू टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन है। हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा बेसिकली आउटसाइड द बॉक्स था ना स्मार्टफोन के, क्योंकि स्मार्टफोन तो सिंपल काम था जी, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन को उन्होंने बना दिया कि आपने कोई वीडियो बनानी है, आपने पिक्चर्स लेनी है, तो ये मोबाइल स्मार्टफोन इज़ इनफ फॉर इट। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ एक DSLR कैमरा लेके चलें। तो क्या हुआ, उन्होंने उस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। ये आपकी न्यू टाइप ऑफ कंपटीशन आ गया कि आपने अपने आप को इस लिहाज से स्टैंडर्ड कर दिया है कि आप मुकाबला कर रहे हैं एक अच्छे कैमरा के साथ जो कि मार्केट में अवेलेबल है। फिर अरे ऑफ चैलेंजेस क्या हैं जो मार्केट के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं? तो 4 टाइप के आपके पास चैलेंजेस आते हैं। एक है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, फिर है कमोडाइजेशन थ्रेट, फिर है क्रिएटिव न्यू मार्केट स्पेस, एंड फोर्थ वन है फास्ट चेंजिंग मार्केट्स। सबसे पहले आ गया डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। अब डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन बेसिकली क्या है? दीज इनोवेशन प्रोवाइड सिंपलर एंड लेस कॉस्टली वेज to match the value requirement offered by the product or services for incumbent firms serving the market। अब जो फर्म पहले से मार्केट को सर्व कर रही हैं वो उसके लिहाज से आपको एक न्यू इनोवेशन, लाइक अमेज़ॉन की हम बात करते हैं। अमेज़ॉन पहले आपके पास रिटेल स्टोर था ना, आप जाते थे शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से जाके चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं। अब अमेज़ॉन ने आपको तमाम चीज़ें डिजिटली प्रोवाइड कर दी कि आप जस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं और घर में आपके पास चीज़ डिलीवर हो जाती है। अमेज़ॉन की हम बात करेंगे, उन्होंने प्राइम एयर सर्विसेज प्रोवाइड किया। प्राइम एयर सर्विसेज उसमें क्या था? एक न्यू इनोवेशन, न्यू थिंग थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपको विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स आपको अगर चीज़ डिलीवर कर रही है तो हमारे ड्रोन्स हैं वो आएंगे, स्पेशलाइज्ड ड्रोन थे, वो वहाँ से प्रोडक्ट को पिकअप करते थे। पिकअप करने के बाद कस्टमर के डोर पे जाके वो ड्रोन ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते। अब ये क्या है? ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये क्या है? आप अपने अंदर चेंजिंग लेके आ रहे हैं। फिर कमोडाइजेशन थ्रेट है। कमोडाइजेशन थ्रेट क्या है? बेसिकली व्हेन मॉड्यूलराइजेशन मीन प्रोडक्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट अकर्स प्रोडक्ट बिकम कमोडिटीज मेक इट डिफिकल्ट टू अर्न एनीथिंग मोर देन सब्सिस्टेंस रिटर्न। जैसे इसमें एग्जांपल डिस्कस की हुई है पर्सनल कंप्यूटर्स। अब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कमोडिटी बन गया, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर बना रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। तो IBM ने क्या देखा? IBM ने देखा यार ये तो हम सिर्फ एक कंप्यूटर बनाया सेल कर दिया, कंप्यूटर बनाया सेल कर दिया। हमने अपने आप को अगर फर्दर ग्रो करना है, हमने अपनी सेल्स को लेके जाना है और हमने डाइवर्सिफाई करना है। बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आ गई कि अगर हमने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है तो IBM ने कहा कि अपने जो PC बिजनेस था वो सेल आउट कर दिया और फोकस कर दिया प्रोसेसर्स के ऊपर, जहाँ पे वो प्रोसेसर के ऊपर वर्किंग करते रहे और प्रोसेसर्स को अपना उन्होंने मेन बिजनेस बनाया जिससे उनकी सेल्स को इंक्रीज़ हुआ। तो ये क्या है? आपके पास मॉडरेशन थ्रेट आ जाता है। देन है क्रिएटिंग न्यू मार्केट। These actions require finding and pursuing opportunities to offer potential buyers value in market and segments that are not being served. The purpose is to target new opportunities where buyers' value requirements are not being satisfied by the existing product.
अब बेसिकली क्रिएटिंग न्यू मार्केट स्पेस क्या है कि आपके पास एक और मार्केट है जहाँ पे पहले से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो उस तरह कैटर नहीं कर रही, वहाँ पे उस तरह से कस्टमर उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपने क्या किया, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सर्विसेज को लॉन्च करते हैं और वहाँ पे आप न्यू मार्केट को गेन करते हैं। जैसे स्मार्टफोन कैमराज थे, मैंने वो पहले भी यही बात की, डिस्कस की कि उन्होंने क्या किया, न्यू मार्केट स्पेस बनाई ना। उन्होंने कहा ठीक है स्मार्टफोन है, लेकिन साथ उन्होंने कैमरा का जो एडिशनल फीचर दिया, उन्होंने वो स्पेस भी दे दी कि लोग जो अगर 1 लाख का 1.5 लाख का कैमरा लेने जा रहे हैं, वो कहते हैं हम 1.5 लाख का मोबाइल ले लें और उससे हम अपने कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम एज ए कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। देन फास्ट चेंजिंग मार्केट। A fast changing market basically क्या है, increasingly fewer markets are stable and instead many are changing rapidly. A fast changing market क्या है, required modifications in management and strategic thinking. Indication of changes are signaled by the shifting customer value requirement to new technologies, changes in competitive space and new business model. अब बेसिकली क्या है कि हम कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक नहीं हो सकते, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जब हम एक मार्केट में काम करें, एक बिज़नेस करें, अगर हम अपने बिज़नेस को चेंज नहीं करेंगे, अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा कस्टमर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या है कि आपने अपने आप को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब मार्केट क्या है, वो फास्ट ऑन अ चेंजिंग ट्रेंड पे है। देखें ना, अगर हम बात करें कैथोड रे टीवी की, जो CRT टीवी थे, 20-25 साल चले, ठीक है। 20-25 साल चलने के बाद फिर LCDs आई फ़ौरन चलेंगी। अब LED आई, LED के बाद कर्व LED आई, अब आगे अब उसमें फर्दर एडवांसमेंट आती जा रही है। जहाँ पे हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे हम रुक जाएंगे, और हम जब रुक जाएंगे आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा। स्टैग्नेंट हो गया तो आपको लॉसेज होना शुरू हो जाएंगे। फिर आता है कि मार्केट का क्या इम्पैक्ट है ऑन स्ट्रेटजीज। मार्केट चेंजेस ऑफन रिक्वायर आल्टरिंग स्ट्रेटजीज। जैसे मार्केट चेंज होती है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ता है। आल्टर मीन चेंज करना पड़ेगा। देखिए बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, योर प्लान ऑफ एक्शन है ना। हम जब मार्केट में चीज़ें चेंज होंगी तो हमें अपने प्लान ऑफ एक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें चेंज देखना पड़ेगा कि हमें बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में भी देखना पड़ेगा, थ्रेट्स भी देखना पड़ेगा। अगर कोई न्यू बंदा आपके बिजनेस में, आपकी टेरिटरी में आ रहा है तो वो आपके लिए थ्रेट है। अगर आपके साथ एडजेसेंट एरिया में एक ऐसे स्पेस अवेलेबल है कि वहाँ पे पहले से लोग सर्व नहीं कर रहे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हमें अपनी मार्केट का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। जितनी भी आपके प्लान ऑफ एक्शन डेवलप होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं मार्केट के ऊपर। अगर हमने अपनी मार्केट को सही तरीके से स्टडी नहीं किया, हमने नहीं देखा कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारी क्या थ्रेट्स हैं, अगर हमने उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया, मार्केट को सही तरह से सेंस नहीं किया, तो हमारा बिजनेस डेंजर है, हम उसमें नुकसान में जा सकते हैं। क्योंकि हमने मार्केट को सही तरीके से सेंस नहीं किया कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसलिए यू हैव टू स्टडी द मार्केट, और यही मार्केट आपके इम्पैक्ट करती है आपकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। फिर आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट क्या है। The term product market recognizes that a product exists only when there are buyers with needs who have the ability to purchase goods and services and products are available to satisfy the needs. Product market basically हम जब उसको define कर रहे हैं, basically आपके पास क्या वो product market में available है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं और कस्टमर उसको परचेज करने की एबिलिटी भी रखता है और प्लस वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट, अ प्रोडक्ट मार्केट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट टू बी सब्स्टिट्यूट विद इन those usage situation in which similar pattern of benefits are sought by a group of customer. तो बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बोर्ड मार्कर की बात करूँ तो बोर्ड मार्कर डॉलर का भी अवेलेबल है, सिग्नेचर का भी अवेलेबल है, पिकासो का भी अवेलेबल है। अब ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है ना मार्केट में। अब वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करें। अब उन प्रोडक्ट्स में आपकी क्या है, प्रोडक्ट मार्केट है कि जहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यू हैव टू डिफाइन एनालाइजिंग द प्रोडक्ट मार्केट। अब हम इस प्रोडक्ट मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें आपके पास ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट मार्केट की बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, उसको किस तरह पोजीशन किया गया है।
फॉर्म क्या है आपके प्रोडक्ट मार्केट की, फिर यू हैव टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर एंड यूज़र, आप अपने एंड यूज़र को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप अपने कंपटीशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, एंड देन यू फोरकास्ट द मार्केट साइज एंड रेट ऑफ चेंज। इन तमाम बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा मार्केट साइज़ कितना है और रेट ऑफ चेंज। अब हम इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया मैचिंग द नीड विद द प्रोडक्ट बेनिफिट्स। सबसे पहला पर्पस क्या है, देखें हम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केटिंग को हम डिफ़ाइन करते हैं तो मार्केटिंग की डेफिनेशन ही बेस इस पे कर रही है कि आप ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज टेलर करते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करे और कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। तो प्रोडक्ट मार्केट भी मैचेस करते हैं पीपल विद नीड्स टू प्रोडक्ट बेनिफिट दैट हैज सेटिस्फाई दोज नीड्स। कस्टमर वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन जब हम प्रोडक्ट मार्केट बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या है, स्टार्ट विद द जेनेरिक नीड सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट टू मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम जेनेरिक आ जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो क्लासीफाई में जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले आपके पास जेनेरिक प्रोडक्ट आता है। जेनेरिक प्रोडक्ट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि आपने कपड़े धोने हैं तो उसके लिए आपके पास मार्केट में जो वॉशिंग है वो आपका जेनेरिक नीड है जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए, कपड़े धुलने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट आता है। एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आता है कि ठीक है, कपड़े धुलने चाहिए, कपड़े धोने के लिए आपके पास खुला सर्फ भी अवेलेबल है और साबुन भी अवेलेबल है, ठीक है जी, और आपके पास ब्रांडेड सर्फ भी अवेलेबल है। ये क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड में क्या आता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि उसके हम कह सकते हैं कि जो कि उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है, जिसकी बेस पे वो कम्पीट कर रहा होता है, तो वो उसका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑगमेंटेड के बाद पोटेंशियल प्रोडक्ट आता है। पोटेंशियल प्रोडक्ट बेसिकली ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी भी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अगर वो उस को हासिल कर ले तो वो उसका पोटेंशियल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं इसी तरह प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर को, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं विद जेनेरिक नीड, हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस जेनेरिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, और फिर हम स्पेसिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को विद इन द जेनेरिक प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। लाइक जेनेरिक प्रोडक्ट मार्केट क्या है कि आपको किचन अप्लाइंसेस चाहिए, ठीक है। अब किचन अप्लाइंसेस आपको बहुत सारी आते हैं, यानी कि आपको किचन के लिए चाहिए, आपको किचन को ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो जेनेरिक प्रोडक्ट आ गया, आपको किचन अप्लाइंसेस आ गया। अब प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट मार्केट आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप क्या आ गया जी, फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग फूड के लिए आपको ओवन रिक्वायर्ड है। फिर जब हम स्पेसिफिक में जाएंगे कि ओवन आपके पास इलेक्ट्रिक भी है, गैस भी है, डिफरेंट, तो वो क्या है, आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट मार्केट आ जाता है। देन यू हैव टू फॉर्मिंग प्रोडक्ट मार्केट। फॉर्मिंग प्रोडक्ट मार्केट या द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ product market boundaries should be determined include the purpose for analyzing the product market, the rate of change in market composition over time and extent of market complexity। अब बेसिकली फॉर्मिंग में क्या है कि जो मार्केट फॉर्म हुई है प्रोडक्ट मार्केट, उसमें हम तीन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो पहले तो हम एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट मार्केट को कि हमारी मार्केट क्या है, उसमें हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मार्केट किस तरह कंपोज हुई है, किस तरह बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कितनी कम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर हम स्मार्टफोन की मार्केट की बात करेंगे, स्मार्टफोन की मार्केट कम्प्लेक्स होती जा रही है, मतलब इनोवेशन आ रही हैं, न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, अगर उसको हम नहीं लेके आएंगे, उस इनोवेशन के ऊपर मुताबिक नहीं चलेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। लाइक जस्ट एन इलस्ट्रेटिव, अगर हम बात करते हैं कि फास्ट फूड या प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के, फास्ट फूड में आपके पास देखें, अगर हम फूड की बात करेंगे तो आपके पास सुपर मार्केट से भी फूड अवेलेबल है, कन्वीनियंस स्टोर से भी अवेलेबल है, ट्रेडिशनल से भी अवेलेबल है, माइक्रोवेव ओवन से। जब हम फास्ट फूड की मार्केट है, फास्ट फूड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, उसमें सुपर मार्केट भी कुछ चीज़ें होंगी, कन्वीनियंस भी है, ट्रेडिशनल टेस्ट भी है, और माइक्रोवेव ओवन से भी आपको चीज़ें वहाँ से मीन जो आपको माइक्रोवेव बेक्ड ओवन में बेस्ड फूड जो होती है वो भी अवेलेबल होती है इन योर फास्ट फूड। फिर आता है कि आपके पास एक्सटेंट ऑफ मार्केट कम्प्लेक्सिटी, जैसे हमने बात की कि आपकी मार्केट कितनी कम्प्लेक्स है, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ मार्केट में, फंक्शन और यूजेस ऑफ द मार्केट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या फंक्शन है, क्या यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। देन हाउ मच द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके पास क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है विद इन पाकिस्तान या नहीं। एंड कस्टमर सेगमेंट, जैसे हम जो नेक्स्ट आएगा वो स्ट्रेटेजिक सेगमेंटेशन है,
तो बेसिकली सेगमेंट क्या आता है कि जो आपके होमोजीनियस नीड्स के मुताबिक के जो लोग हैं, क्या आपका सेगमेंट कौन सा है, आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं इन योर प्रोडक्ट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक और आपके पास एग्जाम्पल आ गई उसी चीज़ को, जेनेरिक प्रोडक्ट क्लास के आगे फूड एंड बेवरेजेस आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप के आ गया, सीरियल्स आ गए। अब वेरिएंट आपके पास डिफरेंट आ गए, रेडी टू ईट हैं जिसमें नेचुरल हैं, न्यूट्रिशनल हैं, प्री स्वीटेड हैं, रेगुलर हैं। न्यूट्रिशनल में आपके पास शान फूड जैसे आपके जो नूडल्स अवेलेबल होते हैं, नेस्ले के हैं या कनौर के हैं, ये क्या है आपके पास एक प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। इस लिहाज से हम अपना प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हम डेवलप करते हैं। देन यू हैव टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द एंड यूज़र। अब चार कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द बायर्स। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर्स यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स होगा, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स में किस तरह आ रहा है कि आप सबसे पहले कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन आपकी डेमोग्राफिक भी है, साइकोग्राफिक भी है, जियोग्राफिक भी है, यूजेज रेट भी है, यूजर सिचुएशन है। इन बेसिस के ऊपर आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है कि हाउ बायर्स मेक चॉइसेस, कि बायर जो है वो चॉइसेस कैसे मेक करता है, और फिर उसका एनवायरमेंटल का क्या इन्फ्लुएंस है, एंड हाउ यू बिल्ड अ कस्टमर प्रोफाइल। जस्ट लाइक दिस ऐड, ठीक है, कि अगर हम ओरिजिनल ऐड की बात करें तो वो क्या आ गया, आपको एक ही ऐड को उन्होंने डिफरेंट वे से शो कर दिया ना। देखें कि आपका वी विश यू हैव अ स्कैरी हैलोवीन एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ हीरो, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ऐड था, कोका कोला ने उसी को एक सिर्फ टैग लाइन चेंज की और उसका टोटली थीम जो है वो चेंज हो गया इन दैट थिंग। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई, जैसे हमने बात की, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइबिंग द एंड यूज़र, जिसमें हम देखते हैं बायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जिसमें हमने डेमोग्राफिक्स की बात की, फैमिली साइज़ क्या है, एज क्या है, इनकम क्या है, लोकेशन, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर इसी तरह इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, हम टाइप ऑफ इंडस्ट्री को, किस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, कंपनी का साइज़ क्या है, लोकेट कहाँ पे करेंगे, और कितने टाइप का हम प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, उस लिहाज से हम देखते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम देखेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसका कंपनी ऑफ साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड कस्टमर बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे तो हम देखेंगे उसका फैमिली साइज, एज, इनकम, जियोग्राफिकल लोकेशन, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन। देन हाउ बायर्स मेक चॉइसेस, तो उसमें सिंपल आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास प्रॉब्लम रिकग्निशन है, इंफॉर्मेशन सर्च है, अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन है, परचेज डिसीजन है, एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। सबसे पहले आ गया प्रॉब्लम रिकग्निशन। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करेंगे, लाइक यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे, आपका स्मार्टफोन स्नैच हो गया या गिर गया, टूट गया, तो वो क्या है, वहाँ से आपने एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया कि अब आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, नाउ यू हैव टू परचेज अ स्मार्टफोन, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम रिकग्नाइज हुई। फिर आता है आपके पास इंफॉर्मेशन सर्च। अब आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, स्मार्टफोन परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, आप नेट को यूज़ करेंगे, इंटरनेट के थ्रू आप डाटा सर्च करेंगे। अच्छा भाई, आज के दौर में अगर मैं 20 से 30,000 का स्मार्टफोन लेना है तो कौन कौन से स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इन्फिनिक्स है, हवावे है, रियलमी है, शाओमी है, सैमसंग है, तो डिफरेंट कंपनी के आपके पास मोबाइल आएगा। फिर आपके पास अल्टरनेटिव एवेल्यूशन, आपने उन 4-5 में से कोई 2-3 आपने सेलेक्ट कर लिया, यार इन 2-3 में से कोई एक मोबाइल जो है वो परचेज़ कर लूँगा। तो उस अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन को आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, आप एक डिसीजन क्राइटेरिया बना लेते हैं। उस डिसीजन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर आप देखते हैं कि अच्छा, आपने डिसीजन क्राइटेरिया बना लिया कि मैंने जो मोबाइल लेना है उसमें मैं देखूँगा उसकी कैमरा, उसके स्टोरेज एंड उसका डिस्प्ले एंड उसका जो उसकी बैटरी टाइमिंग है। आपने 4 अपने डिसीजन क्राइटेरियाज में फैक्टर सेलेक्ट कर लिया। अब उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगा आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे, वहाँ पे आपका आ गया परचेज डिसीजन। और पोस्ट परचेज में क्या होगा कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड योर डिसीजन, वो पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो चीज़ आइडेंटिफाई करता है। देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस में आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, दैट योर बायर्स, ठीक है, लाइक योर गवर्नमेंट, सोशल चेंजेज, इकोनॉमिक शिफ्ट, टेक्नोलॉजी, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एंड दीज फैक्टर्स बेसिकली आर नॉन कंट्रोलेबल बट कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग डिसीजन। जैसे लाइक नाउ डेज, अगर हम आज की बात की परचेजेस करें, आजकल कस्टमर की परचेजिंग बहुत मिनिमल है। उसकी मेन रीज़न क्या है
कि जैसे कोरोना चल रहा है जो कि एक इकोनॉमिक सेटबैक आया वो, कि हर लोग बंदा अब उन लग्जरी की तरफ नहीं जा रहा, नेसेसिटीज़ की तरफ जा रहा है। देन आता है आपके पास बिल्डिंग कस्टमर प्रोफाइल। देन यू स्टार्ट विद द जेनेरिक प्रोडक्ट मार्केट, देन यू मूव टू नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, जैसे हमने कहा पहले हम जेनेरिक से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और कस्टमर प्रोफाइल जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं इन टारगेटिंग पोजीशनिंग बाकी सेगमेंट। जो मैंने आपसे एक जो इनफॉर्मल सेशन हमने किया था उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टारगेटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, कि प्रोफाइल्स हमें बता देते हैं कि हमने किस सेगमेंट को टारगेट करना है और कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। Then you have to analyzing the competition। एनालाइजिंग competition में you have to product market structure and product market segment, जिसमें first you have to identify the competitive arena, कि in which area you are targeting, in which area you are competing। you have to define generic, specific and variant product market, कि आपके generic product market क्या है, specific क्या है और उसमें क्या variant है। अगर हम हेयर शैम्पू की बात करें तो उसमें अगर हम जेनेरिक बात करेंगे शैम्पू आ जाएगा, उसमें स्पेसिफिक करेंगे तो हम कहेंगे हेड एंड शोल्डर है, सनसिल्क है। उसमें वेरिएंट आएंगे तो हेड एंड शोल्डर कितने वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सनसिल्क कितने वेरिएंट में अवेलेबल है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द की कंपेटिटर्स, कि आपके मेन कंपेटिटर्स कौन हैं जिनके साथ आप कम्पीट करें, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टी की बात करेंगे, टी का डायरेक्ट कंपेटिटर कॉफ़ी है और इनडायरेक्ट कंपेटिटर उसका हम कह सकते हैं कि बेवरेजेज हैं। देन यू हैव टू एवेल्यूएट योर की कंपेटिटर, जो आपके की कंपेटिटर जो डायरेक्ट कंपेटिटर उसको आप एवेल्यूएट करेंगे ना, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट द पोटेंशियल कंपेटिटर। से आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा कंपेटिटर जो कि आपके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। सेम एज दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ लेवल ऑफ कंपटीशन। जब हम प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन की बात करें, अगर हम बेसिक्स की बात करेंगे, फूड आइटम्स की बात करेंगे, फास्ट फूड है, बेसबॉल कार्ड्स है, देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट यू कैन गो फॉर इट। फिर आप जब जेनेरिक कंपटीशन बेवरेजेस में आएंगे तो आपका कॉफ़ी है, वाइन है, बोटल वाटर है, जूसेस हैं। फिर उसमें जब आप स्पेसिफिक आएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी में कि आप जूसेस में आ रहे हैं तो बेवरेजेस में आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास रेगुलर कोलाज हैं, डाइट लेमन्स हैं, दैन फ्रूट फ्लेवर कोलाज हैं। और फिर उसमें जब स्पेसिफिक जाएंगे, हमने डाइट पे जाना है तो डाइट कोला भी है आपके पास, डाइट पेप्सी भी है और डाइट राइट कोला भी है। देन यू हैव टू डू इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में आप देखते हैं कि इंडस्ट्री का साइज, उसका ग्रोथ, उसका कंपोजिशन क्या है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई टिपिकल मार्केट प्रैक्टिसिंग, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो किस तरह अपने प्रमोशंस कर रहे हैं, किस तरह वो अपने जो कस्टमर बेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। You have to identify the industry changes that are anticipated, consolidation trends। क्या आपको एक आइडिया होता है कि इंडस्ट्री, जैसे बजट आता है, बजट के बाद एक आइडिया होता है कि इंडस्ट्री किस तरह चेंज होगी, किस तरह शिफ्ट होगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपने अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस अमंग कंपेटिटर्स, आप देखना है कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जॉइंट वेंचर की तरफ जा रही हैं या स्ट्रेटजिक अलाइंसेस क्रिएट कर रही हैं कि आप इन फ्यूचर वो अपने पास काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि आपके सप्लायर्स कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, होलसेलर, ये आपका एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप वैल्यू एडिड कर रहे होते हैं। पूरा आपका वैल्यू एडिड चेन है कि जैसे प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट जब तक आप डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं, उसमें न्यू चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। फिर हमारे पास कंपैरेटिव फोर्सेज आ जाती हैं जो कि माइकल पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल है, जिसमें आपके पास 5 चीज़ें होती हैं। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बारगेनिंग पावर ऑफ बायर। लाइक राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म में क्या आता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं उनमें कितनी राइवलरी है, वो आपस में कितना डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, जैसे अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान में इस टाइम मोबाइल लिंक है, जोंग है, टेलीनॉर है और यूफोन है। क्या कोई और अगर न्यू एंट्रेंट आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन एग्जिस्टिंग मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि आपके पास फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट क्या है, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, ठीक है, तो वो किस तरह आपके कंपनीज के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हैं। दैन बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर,
कि जिससे आप अपना वो सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वो आपके ऊपर कितनी पावर एक्सर्ट कर सकता है इन योर डिसीजन मेकिंग। सेम एज फॉर द बायर, कि जो आपके बायर जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं तो वो किस तरह आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर अफेक्ट डाल सकते हैं। सो की कंपेटिटर एनालिसिस में आप देखते हैं कि आपका बिजनेस स्कोप क्या है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके मार्केट पोजीशंस क्या हैं, कहाँ पे आप पोजीशन कर रहे हैं, कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं, आपकी कस्टमर बेस क्या है, आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं। लाइक आईफोन इज़ ओनली पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, कि वो कहते हैं हम इनोवेटिव प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं टू आवर कस्टमर, दैट्स वाई। देन यू हैव टू सी योर फाइनेंशियल टेक्निकल एंड ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द की कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आपका जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की, जो आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, कि किस बेस पे आप मार्केट में इन है। तो आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि मैं अगर रियल मी है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई शॉमी का क्या की कंपेटिटिव एडवांटेज है, सैमसंग का क्या की कंपेटिटिव है, ताकि वो उस लिहाज से अपने आप को पोजीशन कर सकें इन द मार्केट। देन यू हैव टू एवेलुएट कंपेटिटर्स ऑन द बेसिस, आप कैसे कंपेटिटर्स को एवेलुएट करेंगे कि उसने कितनी मार्केट कवरेज किया, उसके पास मार्केट शेयर कितना है, उससे कितने नंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, उसकी पास परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, इन पास वो किस तरह रहा है इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर, और उसकी करंट कैपेबिलिटीज़, करंट रिसोर्सेज उसके पास क्या है, किस लिहाज से वो मार्केट में चल रहा है। तो हम इस बेस पे कंपेटिटर्स को एवेलुएट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। होपफुली आप लोगों के पास इसकी बुक भी होगी, अगर नहीं है तो मैं बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।